हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी के लिए लेकर आई हूं करंट अफेयर्स की क्लास नए तड़के के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बेहतरीन फैकल्टीज बेहतरीन आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आपकी। कुछ न्यूज तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हम 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में क्या मनाने वाले हैं। हम मनाने वाले हैं जन औषधीय सप्ताह। तो उसी के चलते मैंने आपको ये भी बताया था कि 7 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जन औषधि दिवस, जो कि है वर्ष 2022 में फिर से आपका आ गया है 7 मार्च को जन औषधि दिवस। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जन औषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जन औषधि सप्ताह आपका मनाया गया है 1 से लेकर के 7 मार्च के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो आपका जन औषधि सप्ताह है, साथ ही में कल है 8 मार्च और आपका दिवस मनने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके लिए भी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, ये आपका कब से कब तक मनाया जाएगा। ये भी आपका मनाया गया है 1 से लेकर के 7 मार्च तक के बीच में, और 8 मार्च को आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये दोनों ही फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। तो जन औषधि दिवस 2022 को कब मनाया गया? 7 मार्च को। 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना। ठीक है, लोगों को जो जेनेरिक दवाएं हैं इन सभी को अभी तक जो है वो हमेशा से महंगे दामों में मिलती थी, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से इनके चलते इन्होंने एक नई जो है स्कीम लागू की, और उसके चलते यहाँ पे सभी दवाइयां जो है वो कम दामों में उपलब्ध हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है, नाम क्या है योजना का? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को घोषित एक खास योजना है। ठीक है, जिसके चलते आपका जो है जो महंगी दवाइयां हैं उनको सस्ते दामों में जन औषधि केंद्रों में प्राप्त की जा सकती हैं। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर भी बनाए गए हैं, जहां पे जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये कब लागू की गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब लागू की गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्ष 2015 में। ठीक है, कब लागू किया गया? वर्ष 2015 में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औषधि दिवस या फिर हम जन औषधि दिवस किस दिन मनाते हैं। जन औषधि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 7 मार्च को। अगर डेज आ गए हैं तो कुछ और डेज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपने देखा ही देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया? 3 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया है? वैश्विक वन्य जीव दिवस। वैश्विक वन्य जीव दिवस। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा विश्व मोटापा दिवस भी मनाया गया है अभी हाल ही में 4 मार्च को, विश्व मोटापा दिवस। ठीक है, ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 4 मार्च को। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को इस महीने आपका जो है शहीद दिवस मनाया जाएगा। और भी कई सारे डेज हैं जो आपके आते जाएंगे और हम क्लास में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आप फिलहाल तो नोट डाउन कर लीजिए। तब तक आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं कि आपकी कौन सी न्यूज, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किया है सागर परिक्रमा का उद्घाटन। ठीक है, तो सागर परिक्रमा क्या है, इससे रिलेटेड चीज है। इसने कौन से सरकार ने इसको लागू किया है, कौन से राज्य में ये लागू किया गया है, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी ने। किसका उद्घाटन किया है? सागर परिक्रमा। तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात में, कहां पे इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहां उद्घाटन किया गया है, तो गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। इसका आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ में पहला चरण आपका 5 मार्च को मांडवी में शुरू हुआ और 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सागर परिक्रमा दिवस। सागर परिक्रमा ये आपका एक तरह का एक योजना है। ठीक है, जिसके चलते, जिसको आपका जो है वो कहाँ पे शुरुआत किया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में गुजरात में। और आयोजन किसने किया है? कई सारे विभाग हैं। पहला चरण कहाँ पे हुआ था, ये आपको याद रखना है, मांडवी में। और दूसरा चरण आपका कहाँ पे हुआ? पोरबंदर में, 5 मार्च और 6 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इसी के साथ में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज है अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और इस रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते यहाँ पे कई सारे आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रूस को प्रतिबंधित कर दिया है। तो अगर किसने किसने प्रतिबंधित किया है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो एक तो था आपका IOC और दूसरा था आपका स्विफ्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसने रशिया को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट आता है आपका स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इसने भी रशिया को बैन कर दिया है। और तीसरा भी आपका आ गया है पैरालंपिक्स। ठीक है, जो आपका पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन, पैरालंपिक्स हो रहे हैं बीजिंग में, इसमें भी जो है रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है पैरालंपिक्स में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर पूछा जाए फुल फॉर्म, तो आप इसके फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। IOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, एंड स्विफ्ट की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए न्यूज देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक 2022 कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन किया जा रहा है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग चाइना। तो 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में
बेलारूस और रूस के एथलीटों पर लगी रोक। रूस के साथ साथ में एक और कौन सा देश है? बेलारूस। तो रूस बेलारूस दोनों को ही यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने 2022 बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीटों को भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये खेल 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बीजिंग एक ऐसा पहला शहर बन गया है जहां पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही ओलंपिक्स जो हैं, पैरालंपिक्स का संस्करण की मेजबानी इस वर्ष ये कर रहा है। तो बीजिंग पैरालंपिक खेलों के ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया कि कौन से वो 2 देश हैं जिनको की हाल ही में पैरालंपिक्स बीजिंग 2022 से जिनके एथलीटों पर रोक लगा दी गई है। तो याद रखिएगा रूस, और रूस में जोड़ लीजिए बेला, और ये हो गया बेलारूस। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शहर है जो कि पैरालंपिक खेलों के ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। तो याद रखना है ये कौन सा शहर है? बीजिंग। और यहाँ पे ये आपका कहाँ पे है? चीन में है। चीन की बात करते हैं तो इसकी आपकी करेंसी क्या हो जाती है? रेनमिन भी हो जाती है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाते हैं आपके शी जिनपिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अभी हाल ही में ढाका में हुआ है स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन। ठीक है, तो स्टडी इन इंडिया मीट ये आपकी एक तरह की कॉन्फ्रेंस है, एक तरह की मीटिंग है, जहां पर आपका जितने भी लोग हैं, जो भी छात्र हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं इंडिया में, उन सभी को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टडी इन इंडिया मीट कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। देखो बात तो यहाँ पे हो रही है स्टडी इन इंडिया की, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आपका आयोजन किया गया है, क्या वो भारत में किया गया है? नहीं, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ढाका में, जो कि कहाँ पर है? ये है आपकी बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पर है? ये है आपकी बांग्लादेश में, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नई दिल्ली, बैंगलोर, या फिर गुड़गांव, और या फिर ढाका। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? ढाका में हुआ है। इसके अलावा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। कब से ये कार्यक्रम शुरू किया गया? 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है, और इसने सार्क के देश जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, और साथ ही में मध्य एशिया और मध्य पूर्व में फैले 150 से अधिक देशों के छात्रों को आकर्षित किया है। ठीक है, तो सार्क के जितने भी देश हो गए आपके, इसके अलावा अफ्रीका के जितने देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, जो भी जगह के लोग हैं वो सभी भारत में पढ़ाई के लिए आते हैं। ठीक है, कई सारे तो फॉरेनर्स शायद हमारे साथ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते होंगे। आपने भी देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आपको मुलाकात हुई होगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट के पीछे है जिसका नाम है स्टडी इन इंडिया मीट। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है ढाका में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी हाल ही में आपका आईसीसी महिला विश्व कप जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है इस बार जिसका आयोजन किया जा रहा है? तो ये है आपका 12वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हो रहा है आपका न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में शुरू हुआ 12वां आईसीसी महिला विश्व कप। ठीक है, और इसमें 8 टीमें हैं। कौन कौन सी 8 टीमें हैं? तो भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज इसमें शामिल है। ठीक है, ये कार्यक्रम आपका पहले 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन
कोविड-19 के चलते ये उस वक्त आयोजित नहीं किया जा सका और इस वर्ष 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है न्यूजीलैंड में। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्ट चर्च के हेगले में खेला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, तो ये है आपका 12वां संस्करण। कहाँ पे इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, मैं आंसर आपके चेक करूंगी किसने मुझे आंसर किया है। ठीक है, जब भी इसका प्रीमियर जाएगा उस टाइम मैं चेक करूंगी कौन कौन आंसर कर रहा है, साथ में आंसर करिएगा। तो जल्दी से बताइए न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, और साथ ही में आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड की करेंसी भी कमेंट बॉक्स में नीचे लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मैं आज आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ और देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। तो ये है आपकी भारतीय नौसेना ने किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल आपकी किन दो देशों के बीच का समझौता है, किसने इसको लागू किया था। ठीक है, तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। ये आपका बना है 2 शब्दों से। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो गया BRAH ब्रह्म और एक हो गया MOS मॉस। ठीक है, अगर हम ब्रह को ले ले तो इससे आपकी एक नदी आती है। ठीक है, एक नदी आती है जो कि हमारे देश में है, यानी कि भारत की नदी है, और इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे जो रिवर आती है उसका नाम क्या हो जाता है, मॉस्कोवा। ठीक है, क्या नाम है, मॉस्कोवा। और ये आपकी कहाँ की है, ये है उसी देश की जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस हमारा जो है साथी देश है, हमारा जो है हम कह सकते हैं मित्र देश है, इसलिए उसने हमें ये मिसाइल जो है सिखाई है, या फिर इसका परीक्षण करना सिखाया है। ठीक है, तो ये हमें मदद करता है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा से, ब्रह्मपुत्र के ब्रह्म से और मॉस्कोवा के मॉस से ये वर्ड बना है ब्रह्मोस मिसाइल। अगर देश पूछा जाए कि इन 2 देशों की नदियां इसमें शामिल है, तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, भारत और रूस। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और आपके पास में ऑप्शन होगा INS विशाखापट्टनम, INS एरावत, INS चेन्नई या फिर अदर ऑप्शन। तो आपको याद रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा, INS चेन्नई। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे इसके लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। अभी हाल ही में आपका प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 जो है उसका आयोजन किया गया है, और इसमें आपके विजेता टीम कौन सी रही है, ये है दबंग दिल्ली। ठीक है, तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है अपना पहला वीवो प्रो कबड्डी खिताब। ठीक है, कौन सा खिताब है, प्रो कबड्डी खिताब। किसने इसको स्पॉन्सर किया था और कौन सा सीजन था, तो ये आपका सीजन था 8वां। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी वर्ष 2014 में लगभग प्रो कबड्डी लीग की। तो तब से लेकर के अब तक ये इसका कौन सा सीजन हो गया, सीजन 8 हो गया। और ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसमें आपकी टोटल कितनी टीमें जो है वो शामिल होती हैं, वो लगभग आपकी 8 टीमें शामिल होती हैं, जिसमें से कि जो दबंग दिल्ली है वो इस वर्ष 2022 के विजेता रहे हैं। किसको हराया है, पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है नवीन
कुमार को। और अगर बात करें टॉप रेडर का अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है पवन सहरावत को। और न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये अवार्ड मिला है मोहित गोयत को। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, रेलिवेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद कर लीजिए और साथ ही में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चले। लेकिन सभी से उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए इससे पहले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, भारत और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ में मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी आपके हाल ही में जो है ITU, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ जिसको हम कहते हैं, संघ नहीं होगा ये आपका संघ होगा। ठीक है, दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसमें आपके जो भारत देश है इसको होस्ट कंट्री से जो है वो नियुक्त किया गया है, मेजबान देश के लिए समझौता किया गया है। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ में मेजबान देश समझौते, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान कराता है और साथ ही में नई दिल्ली में ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की सेवा को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेजबान देश, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके मेजबान देश के लिए किससे समझौता हुआ है, तो ये हुआ है भारत से। चलिए अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं ITU के बारे में। ठीक है, तो ITU का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछे ITU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गठन इसका कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपका 1865 में। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 17 मई 1865 को इसका गठन हुआ। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक, और इसके जो हेड है या फिर हम इसके प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हॉलेन झाओ। तो ये आपकी कुछ स्टैटिक पोर्शन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको हम हिंदी में कहते हैं। गठन हुआ था 17 मई 1865 को और मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर हम हेड की बात करें तो इसके हेड जाते हैं हॉलेन झाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी नमामि गंगे से जुड़ी हुई। आप सभी को पता है कि हमारी जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? वो है गंगा नदी। और इसके संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार आए दिन नए कदम उठाती रहती है और इन्हीं में से एक कदम था आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। ठीक है, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और जिसे कि हम नमामि गंगे के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, गंगा कायाकल्प के लिए NMCG को मिला है स्पेशल जूरी अवार्ड। तो अभी आपका स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन
गंगा को, ठीक है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि अभी आपका हाल ही में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है NMCG को। तो बात कर रहे हैं अगर हम NMCG की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका वर्ष 2011 में, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन पूछा जाए कि इसका पंजीकरण कब हुआ एज ए सोसाइटी, तो ये हुआ था आपका 12 अगस्त 2011 को, ठीक है। पंजीकरण कब हुआ एज ए सोसाइटी, तो ये हुआ था आपका वर्ष 2011 में। और अगर हम बात करें कि ये इस प्रोग्राम का उद्घाटन कब हुआ या इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में, ठीक है, वर्ष 2014 में। और अगर हम पूछें कि इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया था, तो ये था आपका 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए वर्ष 2014 में। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने एक ठोस कदम उठाए क्लीन गंगा के लिए, स्वच्छ गंगा के लिए, और इसके लिए इन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी जिसका नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसका शुरुआत हुई वर्ष 2014 में और इसमें जो बजट दिया गया वो दिया गया था 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 20,000 रुपए नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए हैं, देखिए मैं, ठीक। उसको, इस फैक्ट को भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, 2 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो है इसका कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, और इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है रिजुविनेशन, ठीक है, यानी कि फिर से उस जो है गंगा को पुनर्प्राप्ति करना, रिजुविनेशन ऑफ गंगा, रिजुविनेशन ऑफ गंगा, ठीक है, पुनर्स्थापित करना गंगा को, ठीक है, और साथ ही में संरक्षण भी करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि NMCG के महानिदेशक का नाम बताइए, ठीक है, महानिदेशक का नाम बताइए NMCG के, ठीक है, महानिदेशक NMCG जिनका आपकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, लेकिन जाने से पहले आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक होमवर्क, ठीक है। देखो, हमेशा से एक परंपरा रही है कि जब हम बचपन में याद करते थे चीज़ें या पढ़ाई करते थे, तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि भाई हमें क्लास में होमवर्क ज़रूर मिलता था, है ना। जब भी हम क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें चीज़ें जल्दी याद क्यों हो जाती थी, क्योंकि घर जाके हम उसका होमवर्क भी करते थे। तो मुझे पता है कि आप खुद से तो होमवर्क करने वाले हैं नहीं जब तक आपको होमवर्क दिया ना जाए। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आप सभी से नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के सेशन में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ाया है, तो उसका आंसर आपको ढूंढना है, पूरा वीडियो देखना है, और साथ ही में नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। तो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम रुपाला, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको आंसर करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, और ये जवाब मैं आज नहीं देने वाली हूँ, ये मैं दूंगी आपको नेक्स्ट सेशन में। तो शादी में नेक्स्ट सेशन में जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट जो है, अब हम क्लास से अलविदा लेंगे कल आने के लिए फिर से। तो इसके लिए सबसे पहले आप RBS क्लासेस दी परीक्षा गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन एंड प्लीज लाइक दी सेशन। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए सेशन के साथ में, कुछ नए करंट तड़का के साथ में। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और इसी तरह से अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जल्दी से सिलेक्शन लेकर मिठाई ज़रूर खिलाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।